हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगली टॉपिक कठोर और मृदु जल के बारे में। ध्यान से समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कठोर एवं मृदु जल। सामान्यतः वर्षा का जल लगभग शुद्ध होता है। सामान्यतः वर्षा का जल रेन वाटर जो होता है वह लगभग शुद्ध होता है। वायुमंडल की कुछ विलयशील गैसें जो हैं उसमें घुली हो सकती हैं। जब जल पृथ्वी की सतह पर बहता है तब इसका अस्तित्व उत्तम विलायक के रूप में होता है। नॉर्मल रूप से, साधारण रूप से वर्षा का जल लगभग शुद्ध होता है, उसमें कुछ विलयशील गैसें घुली हो सकती हैं। जब यह जल पृथ्वी की सतह पर बहता है तब इसका अस्तित्व उत्तम विलायक के रूप में होता है। यह कई लवणों को घोल लेता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण, जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में होते हैं, उनकी कठोरता के कारण होते हैं। जल की कठोरता के क्या कारण है? तो जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, उनकी कठोरता के कारण होते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। कठोर जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहा जाता है। विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहा जाता है, सॉफ्ट वाटर कहा जाता है। और मृदु जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। तो आप देख रहे हैं कि जल जो है कई लवणों को घोल लेता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट के रूप में रहते हैं, उनकी कठोरता के कारण होते हैं। कठोर जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल कहा जाता है। और मृदु जल जो है साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं। कठोर जल साबुन के साथ मल, फेन, अवक्षेप देता है। कठोर जल जो है वह साबुन के साथ मलफेन बनाता है, अवक्षेप बनाता है। साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट होता है। साबुन का सूत्र क्या होता है? साबुन किससे बना होता है? तो साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट होता है, C17H35COO। कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम मैग्नीशियम स्टीयरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। साबुन जिसमें सोडियम स्टीयरेट होता है वह कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीयरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। समीकरण देखें, 2C17H35COO, यह आपका सोडियम स्टीयरेट है, ठीक है, साबुन है। और यह आपके मेटल्स हैं, धातु हैं, जो कैल्शियम हो सकते हैं या मैग्नीशियम हो सकते हैं, Ca2+ या Mg2+ एक्वस रूप में, ठीक है। यह उसके साथ जाके जुड़ जाएगा और अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। 2 सोडियम आयन, ठीक है। यहाँ पे M जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम हो सकते हैं। अगर यहाँ पे Ca2+ होगा तो यहाँ पे Ca लिखेंगे। तो यह C17H35COO है, COO ट्वाइस Ca, यह आपका अवक्षेपित हो जाएगा। कठोर जल जो है धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कठोर जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह साबुन के साथ मलफेन या अवक्षेप बना लेता है। यह भाप क्वथित्र के लिए भी हानिकारक है। यह स्टीम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, जिसमें पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, उसके लिए भी कठोर जल हानिकारक होता है क्योंकि पपड़ी जमा लेता है बॉयलर में और ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है वाटर को गर्म करने के लिए।
यह भाप क्वथित्र स्टीम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में इसमें लवण जम जाते हैं, जिससे भाप क्वथित्र की दक्षता में कमी आ जाती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता जो है वह दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता। ठीक है, एक होती है अस्थायी और एक होती है अस्थायी। तो पहला देखते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जो है वह जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण अस्थायी कठोरता जल में उत्पन्न होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों से दूर होती है। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर की जाती हैं। पहला है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विलयशील लवण क्रमशः अविलयशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो अस्थायी कठोरता को दूर करने का पहला तरीका है उबालने का तरीका। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के विलयशील लवण जो हैं वह क्रमशः अविलयशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल उच्च होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता गुणनफल जो है उच्च होता है, अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जिसका विलेयता गुणनफल अधिक होता है वह अवक्षेपित हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता गुणनफल अधिक होता है, अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप को छानकर अलग कर दिया जाता है। इस अवक्षेप को छानकर अलग कर लिया जाता है। प्राप्त छनित्र ही मृदु जल कहलाता है। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट है यह छनित्र के रूप में आएंगे, इनको हम अलग कर लेंगे, और जो छनित्र बचेगा इनको छान कर अलग कर लेंगे और छेप के रूप में रहेंगे, और जो छनित्र बचेगा वह हमारा मृदु जल होगा। यह पहला तरीका है अस्थायी कठोरता दूर करने का, उबालने का तरीका। दूसरा तरीका है क्लार्क विधि के द्वारा। क्लार्क विधि यह क्या है? इस विधि में बुझे चूने के परिकलित मात्रा को कठोर जल में मिला दिया जाता है। क्लार्क विधि में बुझे हुए चूने को परिकलित मात्रा में, उचित मात्रा में कठोर जल में मिला दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है, उसे छान कर अलग कर लिया जाता है। तो इस विधि में आप देख रहे हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, बुझे चूने की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में भी बुझा चूना मिला देते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हैं वे आप देख रहे हैं कि अवक्षेपित हो जाते हैं। यह
क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, जिनको छानकर अलग कर लिया जाता है और हमें मृदु जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मृदु जल बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि क्लार्क विधि में कठोर जल में बुझे चूने का उपयोग करते हैं। बुझा चूना जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, जिसके फलतः कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। तो यह दो तरीका था अस्थायी कठोरता को दूर करने का, उबालना और क्लार्क। अब आते हैं अस्थायी कठोरता पे। अस्थायी कठोरता इस प्रकार की कठोरता जल में विलयशील कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता जो है वह जल में विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले होने के कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं क्लोराइड और सल्फेट के रूप में घुले रहते हैं, जिसके कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जल की अस्थायी कठोरता जो है जल में विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। यह अर्थात अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं की जा सकती है। अस्थायी कठोरता को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। पहला है धावन सोडा के उपचार द्वारा, कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट के उपचार के द्वारा। धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट के उपचार से। धावन सोडा कठोर जल में विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ क्रिया करके अविलयशील कार्बोनेट बनाता है। धावन सोडा जो है कठोर जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ क्रिया करते हैं और क्रिया करके अविलयशील कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, धावन सोडा कठोर जल में विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ क्रिया करके अविलयशील कार्बोनेट बनाते हैं। यह आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, यह MCl2, यह आपका क्लोराइड है और यह आपका सल्फेट है। ठीक है, इससे अब क्रिया करेगा धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट। अब क्रिया करने के बाद आप देख रहे हैं कि धातु का कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो अविलय होगा। ठीक है, अविलयशील होगा, यह घुलेगा नहीं, इसको अलग कर लेंगे और आपको मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यम की जगह Mg लिख सकते हैं आप, MgCl2 बनेगा MCO3, Ca लिखेंगे तो CaCl2 बनेगा CCO3। तो इस तरह से आपने देखा कि धावन सोडा के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उपचार से आप अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। धावन सोडा कठोर जल में विलयशील कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, जिससे अविलयशील कार्बोनेट बन जाएगा और आपका जल मृदु हो जाएगा। दूसरा तरीका है केलगान विधि। केलगान विधि के द्वारा भी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। केलगान विधि सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट Na6P6O18 Na6P6O18 को व्यापारिक रूप से केलगान कहा जाता है। सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट को व्यापारिक रूप से केलगान कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है Na6P6O18। जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है तब निम्नलिखित अभिक्रिया देता है। जब केलगान को कठोर जल में मिलाते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रिया होता है। Na6P6O18 केलगान घोलेंगे तुरंत आयन में टूट जाएगा, 2Na प्लस Na4P6O18 2- में। अब जो आपके मेटल्स होंगे Ca2 प्लस या Mg2 प्लस, उसके साथ यह अभिक्रिया कर लेगा Na4P6O18 2-,
और आपका कंपाउंड बन जाएगा Na2Mp6O18 2 माइनस प्लस 2Na प्लस। यह जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, कैल्गान के साथ जुड़ जाएगा, जिससे धातु की जो कठोरता थी वह दूर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल से हट जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को व्यापारिक रूप से कैल्गान कहते हैं। जब यह कठोर जल में मिलाया जाता है तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके अपने में जोड़ लेता है, जिससे कठोरता दूर हो जाती है। यह ऋणायन संकुल मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को विलयन में रखता है। ठीक है, यह ऋणायन संकुल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को विलयन में रखता है। तीसरा तरीका है अस्थायी कठोरता दूर करने का, आयन विनिमय विधि, आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड से अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। इस विधि को जियोलाइट परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। आयन विनिमय विधि को जियोलाइट परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जियोलाइट अर्थात परम्यूटेड कहलाता है। जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट जो होता है NaAlSiO4.3H2O, NaAlSiO4.3H2O, इसको जियोलाइट या परम्यूटेड कहा जाता है। सरलता के लिए सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को NaZ भी लिखा जाता है। ठीक है, कठोर जल में इसको मिलाने से निम्नलिखित विनिमय अभिक्रिया होती है। जब कठोर जल में इसको मिलाते हैं तो विनिमय अभिक्रिया होती है। यह है आपका जियोलाइट, जिसे NaZ से लिखते हैं। कठोर जल में मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन उपस्थित होंगे। ठीक है, उनके साथ अभिक्रिया होगी, जिससे MZ2 बनेगा, 2Na प्लस बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि अस्थायी कठोरता दूर करने का जो अगला तरीका है वो आयन विनिमय विधि है। इस विधि को जियोलाइट परम्यूटेड विधि भी कहते हैं। जल युक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को जियोलाइट या परम्यूटेड कहा जाता है, जिसका सूत्र NaAlSiO4.3H2O होता है। सरलता के लिए सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को NaZ भी लिख सकते हैं। कठोर जल में इसे मिलाने पर निम्नलिखित विनिमय अभिक्रिया होती है, 2NaZ सॉलिड प्लस M2 प्लस एक्वस, MZ2 सॉलिड प्लस 2Na प्लस एक्वस, जहाँ M मैग्नीशियम या कैल्शियम होगा। परम्यूटेड जियोलाइट में से, ठीक है, परम्यूटेड जियोलाइट में से जब सारा सोडियम, परम्यूटेड जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, ठीक है, जैसे NaAlSiO4.3H2O में से Na जब पूरा समाप्त हो जाएगा, परम्यूटेड जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब जली सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उपचार कराकर, जली सोडियम क्लोराइड विलयन के द्वारा ट्रीटमेंट कराकर, उपचार कराकर इसका पुनः प्रयोग के लिए पुनर्जनन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका रीजनरेट कर लिया जाता है सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा ट्रीटमेंट कराकर, उपचार कराकर। ठीक है, तो परम्यूटेड जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, तब जली सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उपचार कराकर इसका पुनः प्रयोग करने के लिए पुनर्जनन कर लिया जाता है। MZ2 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वस बनेगा 2NaZ सॉलिड प्लस MCl2। ठीक है, इस तरह से आपको पुनः जो है NaZ प्राप्त हो जाएगा, जियोलाइट प्राप्त हो जाएगा। अगला जो तरीका है दूर करने का अस्थायी कठोरता, वो है संश्लेषित रेजिन विधि। संश्लेषित रेजिन विधि। आजकल जो है कठोर जल का मृदुकरण जो है मुख्य रूप से संश्लेषित धनायन विनिमय द्वारा किया जाता है। आजकल कठोर जल का मृदुकरण मुख्य रूप से जो है संश्लेषित धनायन विनिमय द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष होती है।
संश्लेषित रेजिन विधि जो है वह आजकल कठोर जल का मृदुकरण मुख्य रूप से संश्लेषित धनायन विनिमय के द्वारा किया जाता है और यह विधि जो है जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष है। धनायन विनिमय रेजिन सल्फोनिक समूह SO3H, धनायन विनिमयक रेजिन SO3H समूहयुक्त बृहद कार्बनिक अणु होते हैं। धनायन विनिमयक रेजिन जो है वह SO3H समूहयुक्त बृहद कार्बनिक अणु होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं। आयन विनिमय रेजिन को RSO3H को NaCl से उपचार करके RNA में परिवर्तित किया जाता है। आयन विनिमय रेजिन को RSO3H को NaCl से उपचार करके RNA में परिवर्तित किया जाता है। रेजन सोडियम आयन का जल में उपस्थित रेजन जो है सोडियम आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु कर देता है। रेजन जो है वह सोडियम आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु कर देता है। जहां R रेजिन ऋणायन है। R क्या है? रेजिन ऋणायन है। 2Na सॉलिड प्लस M2 प्लस एक्वस R2M सॉलिड प्लस 2Na एक्वस। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन होगा वह अलग हो जाएगा। रेजिन का पुनर्जनन सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। रेजिन का पुनर्जनन जो है रीजनरेशन जो है वह सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। जल को उत्तरोत्तर धनायन विनिमयक जल को लगातार सक्सेसिवली धनायन विनिमय अर्थात H आयन के रूप में तथा ऋणायन विनिमय अर्थात OH आयन के रूप में रेजिन से प्रवाहित करने पर शुद्ध विखनिज डीमिनरलाइज्ड तथा विआयनित जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जल को लगातार धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमयक रेजिन में प्रवाहित करके शुद्ध विखनिजित डीमिनरलाइज्ड तथा विआयनित डीआयोनाइज्ड जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 2RH सॉलिड प्लस M2 प्लस 2RH सॉलिड प्लस M2 प्लस एक्वस बनेगा MR2 सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस। धनायन विनिमय के इस प्रक्रम में हाइड्रोजन आयन का विनिमय धनायन विनिमय के इस प्रक्रम में हाइड्रोजन आयन का विनिमय जो है वह जल में उपस्थित सोडियम आयन कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन और अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है। धनायन विनिमय के इस प्रक्रम में H प्लस का विनिमय जो है वह जल में उपस्थित Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस और अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन का निष्कासन होता है और जल अम्लीय हो जाता है। जिसके फलतः प्रोटॉन का निष्कासन होता है तथा जल अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेजिन विधि, जो आजकल कठोर जल के मृदुकरण मुख्य रूप से संश्लेषित धनायन विनिमय के द्वारा किया जाता है। आजकल जो है कठोर जल का मृदुकरण जो है वह मुख्य रूप से संश्लेषित धनायक विनिमय के द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष होती है। धनायक विनिमयक रेजिन SO3H समूह युक्त बृहद कार्बनिक अणु होते हैं। धनायक विनिमयक रेजिन क्या होते हैं? तो धनायक विनिमयक रेजिन जो हैं वे SO3H समूह युक्त बृहद कार्बनिक अणु होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं। आयन विनिमय रेजिन आयन विनिमय
विनिमय रेजिन RSO3H को NaCl से उपचार करके RNA में परिवर्तित किया जा सकता है। आयन विनिमय रेजिन को NaCl से उपचार करके RNA में परिवर्तित किया जा सकता है। रेजन जो है सोडियम आयन का जल में उपस्थित, रेजन सोडियम आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु कर देता है। रेजन जो है सोडियम आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु कर देता है। जहां R जो है रेजिन ऋणायन है, 2RNA सॉलिड प्लस M2 प्लस एक्वस R2M सॉलिड प्लस 2Na एक्वस। यहाँ पर R जो है रेजिन ऋणायन है। रेजिन का पुनर्जनन जो है सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। रेजिन का पुनर्जनन सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। जल को उत्तरोत्तर, जल को लगातार धनायन विनिमयक तथा ऋणायन विनिमयक रेजिन में से प्रवाहित करने पर शुद्ध विखंडित तथा विआयनित जल प्राप्त किया जाता है। 2RH प्लस M2 प्लस एक्वस MR2 प्लस 2H प्लस। धनायन विनिमयक के इस प्रक्रम में H प्लस का विनिमय जल में उपस्थित सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन का निष्कासन होता है और जल अम्लीय हो जाता है। ठीक है। ऋण आयन विनिमय के दूसरे प्रक्रम में, ऋण आयन विनिमय के दूसरे प्रक्रम में RNH2 प्लस H2O, RNH3 प्लस डॉट OH माइनस, RNH3 प्लस डॉट OH माइनस सॉलिड X माइनस एक्वस, RNH3 प्लस X माइनस प्लस OH माइनस। हाइड्रोक्साइड का विनिमय जल में उपस्थित ऋणायन द्वारा होता है। OH माइनस का विनिमय जो है वह जल में उपस्थित ऋणायनों के द्वारा होता है, जैसे कि क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट द्वारा होता है। इस प्रकार मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन धनायन विनिमय से मुक्त हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके जल को उदासीन कर देता है। इस प्रकार मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन धनायन विनिमय से मुक्त H प्लस आयन से अभिक्रिया करके जल को उदासीन कर देता है। H प्लस प्लस OH माइनस एरो H2O लिक्विड। धनायन तथा ऋणायन विनियमकों, धनायन तथा ऋणायन विनियमकों के रेजिन तल, रेजिन बेड का उपयोग जो है जब पूर्ण रूप से हो जाता है तब इसे क्रमशः तनु अम्ल तथा तनु क्षारक विलयनों से अभिक्रिया कराकर पुनर्जीवित कर लिया जाता है। ठीक है। तो ऋण आयन विनिमयक जो है दूसरे प्रक्रम में RNH2 प्लस H2O बनेगा आपका RNH3 डॉट OH माइनस, RNH3 डॉट OH माइनस X माइनस बनेगा आपका RNH3 डॉट X माइनस प्लस OH माइनस। OH माइनस का विनिमय जल में उपस्थित ऋणायन के द्वारा हो जाता है। जल में उपस्थित जो X माइनस है, जो ऋणायन है, उसके द्वारा इसका विनिमय OH का हो जाता है, OH अलग हो जाता है। वह X माइनस क्या हो सकता है? Cl माइनस, SCO3 माइनस और SO4 2 माइनस हो सकते हैं। इस प्रकार मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन धनायन विनिमय से मुक्त हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके जल को उदासीन कर देता है। H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस बनेगा H2O लिक्विड। ठीक है। धनायन तथा ऋणायन विनिमयकों के रेजिन तल का उपयोग जब पूर्ण रूप से हो जाता है तब इन्हें तनु अम्ल और तनु क्षारक विलयन से क्रिया कराकर पुनर्जीवित कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से संश्लेषित रेजिन विधि के द्वारा कठोर जल को मृदु किया जाता है। आप पढ़ रहे थे कठोर जल और मृदु जल के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।